हाँ बेटा, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप? आपका 2 तारीख को हिंदी अनिवार्य का टेस्ट होगा। इसकी जानकारी आपको ऐप पे मिल गई होगी। यदि ऐप के माध्यम से नहीं मिली है तो सभी सब्जेक्ट टीचर्स, विषय अध्यापक आपको अवगत करवा रहे होंगे। मैंने पिछली क्लास में भी आपको संदेश दिया था इस बात का, और आज आपको मैं फिर अवगत करवा रहा हूँ। वैसे इसका जो शेड्यूल है वो आप तक पहुँच जाएगा। 2 तारीख को हिंदी अनिवार्य का टेस्ट होगा। उसमें आपको टॉपिक बता दिया गया है, अलंकार टॉपिक का लेंगे। अलंकारों में भी अपन सारे अलंकार एक साथ नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय आप बिजी हो, आपका ध्यान भी शायद पूरा पढ़ाई पे नहीं है। तो यहाँ तक देखें कि जैसे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, सलेश, उपमा और रूपक, 5 अलंकारों में से आपका प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। आप उनका अध्ययन करें। और हाँ, जिन बच्चों ने अपनी पाठ्य पुस्तक नहीं ली है वो भी भाई पाठ्य पुस्तक खरीदें। एक तो अपनी सृजना है और एक पीयूष प्रवाह है। सृजना और पीयूष प्रवाह है। अभी आपकी जो इस संवाद सेतु चल रही है, ये बेटा आप खरीदो या मत खरीदो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे तो आप खरीद लो, रीडिंग लगा लेना, बाकी आप अपनी पाठ्य पुस्तक खरीदें। उसी में से जो आपके उदाहरण आते हैं, जैसे शब्द शक्ति के उदाहरण आएंगे, अलंकारों के उदाहरण आएंगे, और भी जो व्याकरण बिंदु हैं उनके भी उदाहरण यहीं से प्राप्त होंगे आपको। तो आप उनका अध्ययन करें। अब भी अपन देखते हैं कि 2, 4, 5 क्लासों के बाद में अपन वही पाठ्य पुस्तक अपन पढ़ेंगे। अभी लॉकडाउन कब तक रहता है? शायद अक्टूबर में अपनी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। काफ़ी कुछ सितंबर में काफ़ी कुछ स्थिति सामान्य होने की संभावनाएं हैं। काफ़ी कुछ खुल जाएगा। एजुकेशन का जो है वो अक्टूबर में पूरी संभावना है, कयास लगाए जा रहे हैं। तब अपन प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठ करके पढ़ेंगे। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि भाई आपको ये जो नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं, ये तो आपको वैसे भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो अपन किताब पढ़ें तो किताब आपने सामने बैठ करके पढ़ें। इसलिए मैं थोड़ा सा उसको बाद में लेने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं खुलता है तो भाई अपन को तो सिलेबस करवाना है बोर्ड के द्वारा। देखो कितना क्या सिलेबस कम किया जाएगा, ज़रूर कम किया जाएगा। लगभग 40% तो आप मानो ही। तो कौन कौन से पार्ट हटाए जाते हैं, कौन सी यूनिट, कौन सी इकाइयाँ हटाई जाती हैं, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और अब इसमें भी आपका जो संवाद सेतु है, इस संवाद सेतु में भी जो ये लेसन चल रहा है, अभी ये पार्ट चल रहा है आपका, इसके बाद देखता हूँ, देखिए इसको बंद करें या क्या, कितना % हो गया संवाद सेतु में से। उसके बाद में अपन दूसरा कार्य अपन करते हैं। या तो किताब के शुरू के पाठ पढ़ लेंगे, पद्य पढ़ लेंगे या गद्य पढ़ लेंगे, या फिर देखिए % निकाल करके देखते हैं कि एक आधा टॉपिक के और भी इसमें पढ़ा सकते हैं क्या। तो बेटा आज अपन एक नया टॉपिक लेते हैं, वो है संपादकीय लेख। देखो बेटा जी, ये जो संपादकीय लेख होता है, यह है समाचार पत्र की, यूं कहें कि एक जड़ होती है। समाचार पत्र का एक आधार होता है। यूं कह सकते हैं कि यह लेख समाचार पत्र की आवाज होती है, अर्थात
यह है समाचार पत्र की आत्मा है। दो चीजें बताई, आवाज नहीं होगी तो निर्जीव होगा। मूक क्या, मौन भी कोई होता है क्या? और आत्मा नहीं तो मृत। तो यानी ये कह सकते हैं कि एक संपादकीय लेख जो होता है वह संपादकीय लेख ही एक अखबार का आधार माना जाता है बेटा। अब देखिए इसमें क्या होता है, अपन ये कह सकते हैं कि इस लेख के बिना समाचार पत्र अधूरा माना जाता है। इस लेख के बिना क्या होता है बेटा, समाचार पत्र अधूरा माना जाता है। अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई, देखिए अधूरा, हाँ, समाचार पत्र इस लेख के बिना अधूरा माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट या रुचि नहीं होती है। तो कह सकते हैं कि यह लेख अपने लिए बड़ा ही उपयोगी लेख माना जाता है। अब होता क्या है कि यह जो लेख है यह अपनी शैली में लिखा जाता है। इस लेख की अपनी विशिष्ट शैली होती है, अपनी विशिष्ट शैली अपनी शैली में लिखा जाता है। अब इस लेख के बेटा कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जो कौन कौन से हैं। देखिए यह जो लेख है अपने लक्षणों के आधार पर जाना जाता है। जैसे वस्तुनिष्ठता है, यानी इसमें संक्षिप्तता होती है, ये कोई बड़ा लेख नहीं होता है। वस्तुनिष्ठता है, निर्भीकता है, यानी इसको लिखने वाला जो होता है वो निडर होता है। दूरदर्शिता होती है इसमें, यानी लेखक जो होता है वो दूर की बातें सोचता है, दूरदर्शिता होती है। इसमें मार्गदर्शन भी होता है, यानी जो लेखक होता है वो पाठक का मार्गदर्शन करता है। लेखक जो होता है पाठक का मार्गदर्शन करता है। बाकी जैसे सुझाव भी होते हैं इसमें विषय वस्तु का आलोचनात्मक वर्णन भी किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, विषय वस्तु का आलोचनात्मक वर्णन भी किया जाता है। बाकी अच्छा लेख होता है तो उसमें प्रशंसा भी की जाती है, प्रशंसनीय भी होता है। यह भावपूर्ण भी होता है, यानी भावुकता भी होती है इसमें। भावुकता के साथ में और भी अन्य कई, या यूं कह सकते हैं इत्यादि प्रमुख लक्षण होते हैं। तो देखिए इसकी प्रमुख लक्षणों में क्या आता है, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है बेटा विषय वस्तु जो होती है वो वर्णनात्मक नहीं होती। इसमें किसी वस्तु का संक्षिप्त ही वर्णन होता है। मान लीजिए इसे एक कहानी के रूप में लिख दिया जाए तो फिर तो जो पाठक है वह पाठक के बोर हो जाता है, उसे नीरस लगने लग जाता है। इसलिए वस्तुनिष्ठता ही इसकी पहचान मानी जाती है। फिर दूसरा है निर्भीकता। देखिए बेटा वैसे ये जो संपादकीय लेख है
यह संपादकीय लेख जैसे समाचार पत्र में कोई समसामयिक घटना होती है, कोई बड़ी, जैसे कोई सामाजिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, या फिर किसी देश विदेश की, अन्य देशों की भी घटनाएं हो सकती हैं। तो उन समसामयिक जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को, उस विषय वस्तु को आधार बना करके ही यह लेख लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, निर्भीकता। जो लेखक होता है वह बिल्कुल पक्षपात रहित होकर के इसे लिखता है, किसी एक पक्ष के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देता, वह निडर होकर के इस प्रकार के लेख लिखता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा जाता है बेटा। अपना जो एक अखबार का जो संपादक मंडल होता है, यानी आपने द्वारपाल पढ़े हैं, समाचार पत्र में जो द्वारपाल होते हैं वो पढ़े हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये जो संपादक मंडल होता है एक समाचार पत्र का, वह संपादक मंडल पूरा इस प्रकार के लेख लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो और फिर तीसरा हो गया दूरदर्शिता, यानी लेखक को उस घटना के आगे पीछे के बारे में सोचना होता है कि यह जो घटना घटी है वो कितनी क्या आगे तक जाने वाली है। मार्गदर्शन, यानी इस विषय वस्तु के माध्यम से पाठकों को मार्गदर्शित किया जाता है, उन्हें कई प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं, और यदि घटना अच्छी नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो उसको आलोचनात्मक भी मान लिया जाता है, उसकी आलोचना भी की जाती है, उसकी बुराई भी की जाती है। और यदि कोई घटना अच्छी है, उसके बारे में पक्ष में लोग ज्यादा हैं, तो उसकी प्रशंसा भी की जा सकती है, यानी यह प्रशंसनीय भी हो सकता है। इसके अलावा अपन देखें तो भावुकता, यानी लेखक का भावुक होना भी, हृदय भंगिमा भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अब इसके बारे में आगे अपन देखें बेटा कि यह जो संपादकीय लेख होता है, हाँ, इस संपादकीय लेख के द्वारा जो अखबार होता है वह अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करता है बेटा। अब देखिए क्या होता है, संपादकीय लेख किसी घटना, किसी मुद्दे, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई जो समस्या होती है, किसी समस्या, कोई भी जो घटना होती है, कोई भी जो समस्या होती है, उसके प्रति अपनी राय प्रकट करता है। समस्या के प्रति अपनी राय प्रकट करता है। राय का मतलब होता है बेटा विचार, यानी अपने विचार प्रकट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यह जो संपादकीय लेख होता है, इसका जो दायित्व होता है, संपादकीय लेखन का दायित्व, संपादकीय लेखन का दायित्व पूरे पूरे संपादक मंडल पर होता है। इसका जो दायित्व होता है यह पूरे संपादक मंडल पर ही इसका दायित्व होता है। इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति को यह कार्य नहीं सौंपा जाता है। अब इस समाचार पत्र में जो कार्य करने वाले जो लोग होते हैं,
समाचार एजेंसी में कार्य करने वाले जैसे रिपोर्टर, संपादक, उप संपादक व अन्य जो सहायक होते हैं उन सभी की राय होती है। लेकिन उप संपादक को ही यह लेख लिखने की जिम्मेदारी। देखो बेटा, वैसे तो विचार तो सभी से आमंत्रित किए जाते हैं किसी विषय वस्तु पर। जैसे आज अपन को लेख लिखना है महंगाई पर। किस पर? महंगाई पर। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उप संपादक ही उस पर लिखे। इसके जो जितने भी कर्मचारी होते हैं, जो संगठन में जुड़े हुए लोग होते हैं, उन सभी से विचार आमंत्रित किए जाते हैं। लेकिन इसमें जो काट छांट की जो जिम्मेदारी होती है, वो काट छांट की जो पूर्ण जिम्मेदारी होती है या इसका जो पूरा जो उत्तरदायित्व होता है, वो किस पर टिका हुआ होता है? वह उप संपादक पर ही होता है। देखिए बेटा, ये संपादकीय जो लेख है, यह किसी लेखक या उन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। इस प्रकार का लेख अखबार से बाहर का कोई व्यक्ति नहीं लिखता है। केवल और केवल समाचार मंडल में कार्य करने वाले लोगों के द्वारा ही यह लिखा जाता है। संपादकीय लेख किसी व्यक्ति विशेष की राय नहीं होकर एक संपादक मंडल की राय मानी जाती है। यह लेख एक व्यक्ति विशेष की राय नहीं होकर पूरे अखबार की राय मानी जाती है। राय मानी इसलिए इस लेख के साथ किसी लेखक का नाम व फोटो
प्रकाशित नहीं किया जाता है। भाई देखो, एक व्यक्ति विशेष का लेख तो है नहीं, इसलिए उस पर नाम लिखा जाए। ये तो बहुत से लोगों का नाम है, बहुत से लोगों के विचार, बहुत से लोगों के विचार होते हैं, बहुत से लोगों के विचार आमंत्रित किए जाते हैं, इसलिए इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम आदि प्रकाशित नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यह जो लेख होता है, यह लेख मूलतः अपन कह सकते हैं कि संक्षिप्त होने चाहिए। संपादकीय लेख संक्षिप्त होना चाहिए। यदि वह लंबा व वर्णनात्मक होगा तो नीरस व उबाऊ हो जाएगा। नीरस व उबाऊ हो जाएगा, पाठक को रुचिकर नहीं लगेगा, पाठक ऊब जाएगा, उसे पढ़ने में रुचि नहीं होगी। इसलिए संपादकीय लेख संक्षिप्त ही होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो यह 2 या 3 कॉलम में लिखा जा सकता है। कितने कॉलम में लिखा जा सकता है? 2 या 3 कॉलम में लिखा जा सकता है। जितना ज़्यादा संक्षिप्त होगा वह उतना ही रुचिकर होगा और पाठक बड़ा मनोयोग के साथ उसका अध्ययन करेगा, उसको पाठक बड़े मनोयोग के साथ में पढ़ेगा। अब इसमें देखिए बेटा, ये जो संपादकीय लेखन है यह मूलतः 2 रूपों में किया जाता है। संपादकीय लेखन संपादकीय लेखन के मुख्य रूप से 2 रूप माने जाते हैं बेटा। एक तो वह जो स्वयं कहना चाहता है और दूसरा कैसे और किस रूप में कहना चाहता है। एक तो वह जो लेखक स्वयं कहना चाहता है, जो लेखक स्वयं कहना चाहता है। दूसरा कैसे और किस रूप में कहना चाहता है। तो संपादकीय लेखन के कितने रूप हैं बेटा? 2 रूप हैं। एक तो लेखक जिस विषय वस्तु के बारे में स्वयं कहना चाहता है वो, और दूसरा वह जो कहना चाहता है वह कैसे कहना चाहता है और किस रूप में कहना चाहता है। ये इस प्रकार से इसके 2 रूप माने जाते हैं। तो संपादकीय लेखन कितने रूपों में किया जाता है? 2 रूपों में किया जाने वाला लेख है। अभी 2 मिनट की क्लास और होगी, उसके बाद में देखेंगे अपन। हाँ, अब इसमें क्या किया जाता है बेटा, यदि इसमें जो लिखे जाने वाले जो भावनात्मक जो विचार हैं, उन भावनात्मक विचारों में यदि संप्रेषणीयता नहीं है तो संपादकीय लेख निरर्थक और बेकार हो जाता है। संपादकीय लेखन में संप्रेषणीयता
होनी चाहिए, संप्रेषणीयता होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो यह लेख निरर्थक और बेकार हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं तो यह लेख निरर्थक और बेकार हो जाएगा। यानी विचारों में ही आपस में तालमेल, संप्रेषणीयता का मतलब है बेटा विचारों में तालमेल, विचारों में सामंजस्य, विचार आपस में मिले हुए से होने चाहिए। अब इसमें और क्या होता है, ये जो बेटा संपादकीय लेख होता है, इसे दो रूपों में तो आपने पढ़ लिया, एक तो जो कहना चाहता है वो, और वह कैसे और किस रूप में कहना चाहता है। अब इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। संपादकीय लेख को विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो सूचनात्मक, यानी सूचनात्मक भी होते हैं, और दूसरा होता है बहस के रूप में। पहला है सूचनात्मक और दूसरा है बहस के रूप में। तो बेटा जी ये दो प्रकार के जो लेख हैं, दो भागों में इसे विभाजित किया जाता है। संपादकीय लेखन से जुड़ी हुई एक क्लास आपकी और होगी, जिसमें संपादन लेखन की जो प्रमुख प्रक्रिया होती है उसका वर्णन किया जाता है। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी होने से वो भी क्या हो जाएगी, नीरस हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी, उसमें भी विद्यार्थी वर्ग को रुचि नहीं रहेगी। इसलिए अपन क्लास इतनी ही करते हैं। धन्यवाद।